तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं मोनालिसा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। शहतूत रेशम कीट पालन पर जानकारी। मसूर की फसल में समसामयिक प्रबंधन। कृषि के साथ साथ कृषि आधारित सह व्यवसायों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इन सह व्यवसायों में शहतूत रेशम पालन को किसान अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। परंतु कुछ किसान भाई इस सह व्यवसाय को अपना तो लेते हैं, परंतु शहतूत रेशम पालन के तकनीकी ज्ञान के अभाव में उचित लाभ नहीं ले पाते। अतः शहतूत रेशम पालन से अधिक उत्पादन लाभ लेने हेतु विधियां एवं तकनीकी क्या है, इस पर जानकारी के लिए देखिए अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। रेशम उद्योग कृषि आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषक अपने कृषि कार्यों के साथ साथ इस उद्योग को अपनाते हुए आय अर्जित कर सकते हैं। रेशम उद्योग की कुछ विशेषताएं हैं जिसके कारण यह अपने राज्य में अत्यधिक उपयोगी उद्योग है। समस्त आयु एवं आय वर्ग के सदस्यों हेतु रोजगार का सरलतम साधन है। अल्प पूंजी निवेश से अधिक आय अर्जन करने का एक साधन है। ग्रामीण वासियों को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने से रोकने में सहायक है। पर्वतीय क्षेत्र में संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन में यह व्यवसाय सहायक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जन में भी सहायक है। रेशम उद्योग की 3 मुख्य शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा शहतूत की खेती, दूसरी शाखा कीट पालन एवं कोया उत्पादन है और तीसरी शाखा को धागाकरण कहते हैं। इसमें से प्रथम 2 शाखाएं शहतूत की खेती और कीट पालन एवं कोया उत्पादन कृषि से संबंधित हैं, अतः इनको कृषक आसानी से अपना सकते हैं। रेशम कीट का एकमात्र भोजन शहतूत की पत्ती है। अच्छे एवं गुणवत्ता युक्त रेशम कीट पालन व भरपूर मात्रा में उन्नत गुणवत्ता की शहतूत पत्ती की उपलब्धता हेतु शहतूत वृक्षारोपण अति आवश्यक है। इस हेतु शहतूत के पौधों को पूरे क्षेत्रफल में 4 बाई 4 फीट अथवा 4 बाई 3 फीट की समान दूरी पर वृक्षारोपण किया जाता है। इस पद्धति से 1 एकड़ में 2700 से 3600 पौधों का रोपण होता है। इस पद्धति के वृक्षारोपण से प्रति वर्ष 6000 से 7000 किलोग्राम शहतूत पत्ती का उत्पादन प्रति एकड़ होता है। इसमें जो आवश्यक सामग्री होती है उसमें ट्रे, बांस और टैंक से आसानी से कीट पालन का कार्य किया जा सकता है। इस व्यवसाय के लिए विभिन्न परियोजनाएं भी चलाई गई हैं, जिसके आधार पर कीट पालन करने के लिए भवन तथा उन्नत प्रकार की सामग्री देने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस हेतु किसानों को रेशम पालन विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है
और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही विभाग द्वारा ही कीटों का वितरण किया जाता है। तो किसान भाइयों, आपको कीड़ों को घर ले जाने के पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घर को भली भांति विशुद्धिकरण कर लिया गया है। किसान भाइयों, अब आइए चर्चा करते हैं कीट पालन एवं कोया उत्पादन पर। कीटाणुओं से प्रस्फुटित रेशम कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इस अवस्था में इनके पोषण में बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। कीट की इस प्रारंभिक अवस्था में कोमल एवं छोटे आकार की शहतूत पत्तियां पोषण हेतु दी जाती हैं। पालित रेशम कृमि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए 22 से 28 दिनों की जीवित अवधि में अपने वजन का 10,000 गुना आयतन एवं 8,000 गुना आकार बढ़ा लेते हैं। एक कीट द्वारा लगभग 25 से 30 ग्राम शहतूत पत्ती कृमि अवस्था में ग्रहण की जाती है। बीच बीच में पुराने केंचुल जो बढ़ते शरीर के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, उनको शरीर से उतारकर फिर से यह कीट पत्ती खाने में उद्यत हो जाते हैं। इस प्रकार रेशम कृमि अपनी पत्ती खाने की अवस्था में 4 बार केंचुल उतारते हैं, जिसे मोल्ट कहते हैं। जब रेशम कीट कोया बनाने के लिए तैयार होता है तो पत्ती खाना बंद कर देता है तथा इसका रंग अल्प पारदर्शक हो जाता है। ऐसे कृमि को छांटकर कोया निर्माण हेतु चंद्राकी या अन्य उचित स्थान पर रख दिया जाता है। कोया निर्माण का यह कार्य लगभग 72 घंटे में पूरा हो जाता है। 1 औंस कीट से औसत कोया उत्पादन लगभग 35 से 40 किलोग्राम होता है। कोया की उत्पादकता प्रति एकड़ शहतूत की पत्ती के उत्पादन पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर अपने प्रदेश में 1 एकड़ में लगभग 7,000 से 8,000 किलोग्राम शहतूत पत्ती का उत्पादन होता है। प्रत्येक वर्ष लगभग 6 औंस कीटाणु का कीट पालन 1 एकड़ क्षेत्रफल पर किया जा सकता है, जिससे लगभग 225 किलोग्राम कोया का उत्पादन प्रति वर्ष संभावित है। परंतु शहतूत के वृक्षों की उचित मात्रा में कर्षण कार्य, खाद एवं पानी की उपलब्धता कराकर प्रति एकड़ पत्ती के उत्पादन को और बढ़ाया जा सकता है। फलस्वरूप कोया उत्पादन में भी बढ़ोतरी संभव है। अगर इस कोया की बिक्री की बात करें तो समस्त कोयों की बिक्री आकर्षक दरों पर रेशम विभाग के माध्यम से खुली नीलामी के द्वारा कराई जाती है, अर्थात इसके बाजार की कोई भी समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि कृषक अपने उत्पादित कोयों से धागाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दें तो वे अपने लिए एक कुटीर उद्योग तो स्थापित ही कर सकते हैं, साथ ही अपनी आय में और भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। किसान भाइयों, दलहनी फसल मसूर इस समय बढ़वार की अवस्था में होगी, जिसमें इस समय बहुत समसामयिक कार्यों को करना आवश्यक होता है। अतः इस समय मसूर की फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्यों को अपनाएं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के विषय विशेषज्ञ। मैं ये आज आप देख रहे हैं कि जो है इस समय दिन पर दिन जो है दलहन के उत्पादन जो है वो कम होता जा रहा है। कारण यह है कि हमें मौसम की मार भी है और इस समय जो हम दलहन का उत्पादन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। रबी में इस समय जो अगर हम चना मटर मसूर में देखें जो है तो इस समय किसान भाइयों मसूर में जो है इस समय उपयोग इसका ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मसूर में जो है अच्छी पैदावार के लिए आप जानते हैं कि छोटे दाने वाली और बड़े दाने वाली प्रजाति होती है। इसमें इस समय जो अगर मार्केट के कहते उत्पादन से देखें तो इस समय हमारे पास जो है छोटे दाने की प्रजाति का जो है ये कहते चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। और ख़ासकर जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, तराई बेल्टों में, यहाँ पर जो है छोटे दानों की प्रजाति का जो है इसकी मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो आप अभी देख रहे हैं कि पीछे हम यहाँ पर जो अभी खेत में खड़े हैं ये मसूर की जो है, और इस समय अगर हम देखें जो है मौसम का जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अभी पिछले जो है तापमान कम रहा, पानी भी रही, तो पौधों की बढ़वार जो है वो ठीक से नहीं हो पाई। हम जब अगर देखें अगर पौधों की फसल की जो हम चूँकि इस समय सिंचाई प्रबंधन की अगर हम जब बात करें तो सिंचाई चूँकि मौसम में नमी तापमान में कमी है कहते हैं और ना नमी भी ज़्यादा है, तो इसलिए हमें सिंचाई की इस समय आवश्यकता नहीं है।
फिर दूसरी ओर अगर हम जब पौधों की चूँकि व्यवहार में थोड़ी सी कमी आ गई है, तो हम उर्वरक प्रबंधन की अगर हम जब बात करें तो उस समय जो आपने शुरुआत में जो कहते हैं इसकी फसल में इसमें 15 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो कहते हैं पोटास की इसमें आवश्यकता होती है, और साथ साथ ही जो है 20 किलो सल्फर की जो प्रति हेक्टेयर जो है इसमें आवश्यकता होती है। और ये हमारी जो शुरुआत पौधों की है अच्छी बढ़वार के लिए ये हमें देनी पड़ती है। तत्पश्चात इस समय चूँकि फसल में जो है कहते हैं आप देख रहे होंगे कि बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इस समय हम जो इसमें 2% यूरिया का जो है वो स्प्रे करके हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं, जिससे कि हमारे फूल बढ़िया निकलें और फलियाँ अच्छी आएंगी। किसान भाई इस समय जहाँ तक फसल सुरक्षा की अगर हम बात करें, चूँकि मौसम में तापमान में कमी है, तो इसमें हो सकता है कि इस समय महू का प्रकोप जो है कुछ हद तक हमारी फसलों पर दिखाई पड़ने लगा है। महू जो है पत्तियों में जो है कहते लग करके और पत्तियों के कीटों के रस चूस करके उसको नुकसान पहुँच जाता है, जिससे कि हमारी बढ़वार जो है वो कम हो जाती है। और जिस समय इसमें चूँकि फूल आने की अवस्था है और फूल में उसके जो है रस चूस लेती हैं, जिससे कि हमारे फूल जो है कमज़ोर हो जाते हैं और तत्पश्चात हमारी जो फलियाँ जो इसमें नहीं लग पाती हैं। तो इसके मतलब सावधानी के लिए जो हम तौर पर जो है हम इस समय जो है आपकी मोनोक्रोटोफास आती है, डाइमिथोएट आती है या क्विनाल्फास आती है, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं जो है वो हम प्रकाशन जो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से 700 लीटर पानी में घोल करके इसको हम डाल देते हैं। इस तरह से अगर आप प्रबंधन करें तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि फसल में आप अच्छी जो है बढ़वार होगी और अच्छी पैदावार लेगी, जिससे अच्छा उत्पादन जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। हुजूर, आपका शहर, आपकी खबर, आपकी जुबान, समझे? सही समझे? हाँ, news18.com अब हिंदी में। राख एक सस्ता और सुरक्षित प्रयोग है जो किसी भी वातावरण में उपयोगी है। राख के उपयोग की जानकारी के लिए एनटीपीसी के राख उपयोगिता विभाग से संपर्क करें। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मुर्गी पालन से अच्छा लाभ लेने के लिए जरूरी है कि उनका पालन प्रबंधन वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जाए। और इस सह व्यवसाय में सबसे ज्यादा खर्च जो आता है वो है उनके आहार प्रबंधन पर। मुर्गी आहार घर पर भी बना सकते हैं और बना बनाया खरीद आहार का प्रबंधन कर सकते हैं। तो हमारे ऐसे मुर्गी पालक भाई जो अंडा और मांस दोनों प्रकार की मुर्गियां पाले हुए हैं, वो उनके आहार का प्रबंधन किस प्रकार करेंगे तथा उनको आहार कितनी मात्रा में एवं किस प्रकार खिलाएंगे, इस संबंध में चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह त्यागी। देखिए, मुर्गियों को आहार की दृष्टि से हम जो अंडा देने वाली मुर्गी हैं उन्हें अलग रखते हैं, और जो मांस के लिए जिनको हम ब्रॉयलर उत्पादन कहते हैं उन्हें अलग रखते हैं। और ये अंडा देने वाली मुर्गियों को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। उनकी उम्र के हिसाब से 0 से 8 वीक तक 8 सप्ताह की मुर्गियों को हम स्टार्टर राशन देते हैं। इस स्टार्टर राशन की ये खास बात है कि इसमें 2700 किलो कैलोरी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी होनी चाहिए, 23% प्रोटीन होनी चाहिए, और जो हमारा क्रूड फाइबर है इसकी मात्रा वो 4% से कम होनी चाहिए।
इसी तरह से जो है जब ये मुर्गियां बड़ी हो जाती हैं तो हम जो है 9 से लेकर 20 सप्ताह तक की मुर्गियों को ग्रोवर मुर्गियां कहते हैं और इनके राशन को जो है ग्रोवर राशन कहते हैं। इसमें जो है खास बात ये है कि हम जो है एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा कम कर देते हैं। इनमें जो है हमारा 2600 किलो कैलोरी जो है एनर्जी चाहिए और जो है करीब 16% जो है प्रोटीन रखते हैं। और इसमें हम क्रूड फाइबर जो है बढ़ा देते हैं कि इसमें जो है हम अगर 6-7% भी हमारा क्रूड फाइबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारा राशन जो है वो सस्ता हो जाएगा। तीसरी तरह का जो राशन है अंडा देने वाली मुर्गियों का, उसको हम लेयर राशन कहते हैं, क्योंकि 17 सप्ताह के बाद मुर्गियां जो हैं अंडा देना शुरू करती हैं। तो इसमें हम जो है इनके राशन में जो ऊर्जा की मात्रा है, एनर्जी, वो 2600 किलो कैलोरी प्रति किलो रखते हैं राशन की, और प्रोटीन की मात्रा जो है 18% रखते हैं, और क्रूड फाइबर जो है वो 8 से 10%, क्योंकि ये ज़्यादा क्रूड फाइबर को इस्तेमाल कर सकती हैं। और इनके केस में जब मुर्गियां अंडा देना शुरू करती हैं तो एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कैल्शियम, चूँकि जो अंडे की कवरिंग है वो कैल्शियम की होती है, तो इसमें कैल्शियम के लिए एक्स्ट्रा हम सेल ग्रिट या कोई और कैल्शियम का सोर्स जो है सिप्पी वगैरह जो है वो लगभग जो है 1.5 से 2% राशन में मिलाते हैं। इसी तरह से जो हमारी ब्रॉयलर हैं या मांस वाली मुर्गियां जिनको हम कहते हैं, इनका हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। इसमें स्टार्टर राशन जो होता, इसमें 2800 किलो कैलोरी जो है हम ऊर्जा रखते हैं, और प्रोटीन की मात्रा जो है 23% रखते हैं। 4% से हम कमी रखते हैं क्रूड फाइबर। तो इससे जो है हमारे ये दानों की कॉस्ट जो है थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता कि कितना जल्दी से कम जो है आहार खा के और मुर्गे का वजन जो है वो जल्दी से बढ़ जाए। और दूसरा, जब हम जैसे ही फिनिशर 3 हफ्ते के हो जाते हैं मुर्गे जो है, तो हम फिनिशर राशन देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि एनर्जी की मात्रा और बढ़ा देते हैं, 2900 किलो कैलोरी कर देते हैं, और जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कम कर देते हैं, 23 से 20% पे ले आते हैं। तो इससे क्या है कि वो जल्दी से उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता। लेकिन क्रूड फाइबर की मात्रा इसमें भी हम 4% से कम रखते हैं। तो हमें कोई भी हम इनका राशन बनाएं तो इसमें हमें ये ध्यान रखना, और किसान भाई अगर अपना खुद का राशन बना रहे हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना कि प्रोटीन के लिए मुर्गी के राशन में कभी भी हम सरसों की खली इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसके बजाय हम जो है सोयाबीन की या मूंगफली की खली का इस्तेमाल करते हैं। और यदि हम मूंगफली की खली का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का हमें मुर्गी का राशन बनाना है, तो इसमें कम से कम जितनी प्रोटीन हमें चाहिए उसकी 10% प्रोटीन जो है हम फिश मील से या मीट मील से जो है पूरी करते हैं, कि जिससे प्रोटीन का जो है एक संतुलन बना रहे, कि कुछ जो है प्लांटों से आई हुई, पौधों से आई हुई, और कुछ जो है पशुओं से आई हुई प्रोटीन का हम इस्तेमाल करते हैं। और सभी मुर्गियों के राशन में हम जो है 2% नमक और लाइसिन और मिथियोनिन जो है ये भी अलग से जो है मिलाते हैं, क्योंकि ये 18-20 घंटे तक जो है खाते रहते हैं। तो जो इनका खाने का है, मोटे तौर पे हम ये मानते हैं कि भाई 2 किलो राशन पे 1 किलो वजन जो है उसका बढ़ना चाहिए। तो लगभग जो है 4 किलो जो है ये खा लेते हैं। जो अंडा देने वाली मुर्गी है एक, ये अपने पूरे जीवन काल में 1.5 साल में लगभग 52 से 55 किलो जो है राशन खाती है। तो ये हमें पता होना चाहिए एक फार्म मैनेजर को या जो भी किसान हमारा मुर्गियां पाल रहा है,
कि हम इतनी मुर्गियां पाल रहे हैं तो हमें कितने दाने की आवश्यकता होगी, स्टार्टर में कितनी होगी, ग्रोवर के लिए कितनी होगी, और हमें जो है इसके लेयर्स के लिए कितने दाने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार अगर किसान भाई इस तरह से अपना जो है राशन बनाते हैं तो वो सस्ता भी होगा और अच्छा लाभकारी भी होगा, और हमारी मुर्गियां जो हैं वो ज़्यादा बीमार भी नहीं होंगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है तमकुही कुशीनगर से M.A. खान ने। आप मिश्रित मत्स्य पालन व्यवसाय अपनाना चाहते हैं, इसके लिए जानकारी चाहते हैं, तो देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। मछली पालन के विषय में जब बात करते हैं तो मछली पालन आपको कई तरीके का होता है। एक मिश्रित मत्स्य पालन होता है, एक जो है इंटीग्रेटेड या एकीकृत मत्स्य पालन होता है जिसमें हम कई कंपोनेंट को एक साथ जोड़ते हैं और एक साइकिल की तरह बना देते हैं, एक चक्र बना देते हैं जिसमें कि एक के अपशिष्ट या व्यर्थ पदार्थ दूसरे में प्रयोग में आते हैं। मिश्रित मत्स्य पालन में हम एक साथ एक से ज़्यादा प्रजातियों का पालन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मछलियों के तालाब को हमने कई लेयर में, कई सतहों में बांटा गया है, जिसमें कि ऊपर की सतह, बीच की सतह तथा तली की सतह। तली इसमें हर सतह में अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं तथा ये मछलियां एक दूसरे के साथ भोजन और स्थान इत्यादि में एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करती। मछली पालन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये मछली के तालाब में की तैयारी मछली संचयन से पूर्व करते हैं। इसके लिए आपको मई जून में अपना तालाब सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद उसमें जब तालाब में क्रैक आ जाए, जब तालाब की मिट्टी तली टूटने लगे, उसके बाद जो है उसको जोत देना चाहिए। उसके बाद हम उसमें तालाब में जो है 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कच्चा गोबर डालेंगे और उसकी तली में बिछा देंगे। उसके बाद उसको पानी से करीब 1 फीट उसमें पानी, तालाब में 1 फीट पानी भर देंगे। उस तालाब को उसी तरह 15 दिन के करीब छोड़ देंगे और 15 दिन बाद उसमें कच्चे गोबर का प्रयोग करेंगे। ये सब काम आपको 1 महीने पहले से शुरू कर देने चाहिए। जब आपको मछलियों का संचयन करना है उससे 1 महीने पहले से ये सब आपको कार्य शुरू कर देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मछलियों का बीज आप अपने तालाब में डालें तो उसमें मछलियों के खाने योग्य छोटे छोटे प्लावक इत्यादि जिनको मछलियों के बच्चे जिस पे भक्षण करते हैं वो पहले से ही उस आहार के रूप में उपलब्ध हों। इसके गोबर डालने के 15 दिन बाद आप चूने का प्रयोग करेंगे। चूने का प्रयोग 200 से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से दर से किया जाएगा और उसके 15 दिन बाद आपका तालाब जो है मछलियों के संचयन के लिए उपयुक्त होगा। मछलियों के संचयन की जब बात करते हैं तो हम 1 हेक्टेयर के तालाब में 6 प्रजातियां जिसमें रोहू, कतला, नैन, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प हैं, इन सब की संख्या को मिला के 1 हेक्टेयर में 10,000 अंगुलिकाएँ का संचयन कर सकते हैं। मछलियों के संचयन करते समय आप मछलियों के बीजों को जो एक पैकेट में आते हैं, बंधे हुए पैकेट में आते हैं, उनको तालाब में ऐसे ही छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद जब उसमें पैकेटों के अंदर का तापमान और बाहर के पानी का तापमान एक समान हो जाएगा तो उस पैकेटों का मुंह को खोल दीजिए, जिससे कि वो थोड़ी देर में मछलियों के बीज अब अपने आप तालाब में चले जाएंगे। मछलियों के संचयन के बाद आपको उनके आहार व्यवस्था करनी पड़ेगी। शुरू में क्योंकि मछलियों के बच्चों के मुंह का आकार काफ़ी छोटा होता है तो आपको जो परिपूरक आहार देना पड़ेगा वो पाउडर फार्म में देना पड़ेगा। आप किसी चोकर इत्यादि या कोई भी चोकर इत्यादि या कोई एक खल, इन दोनों को बराबर भागों में पीस लें और उसको तालाब की सतह पर छिड़क दें। ये खाना आपको मछलियों के वजन के 5% के आधार पर देना पड़ेगा। एक मछली अपने वजन का
करीब जब छोटी होती है तो वो 5% तक अपने वजन का प्रतिदिन परिपूरक आहार ग्रहण कर सकती है, और जब उसकी वृद्धि हो जाती है तो वो 3% तक का आहार प्रतिदिन ग्रहण करती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको खल और चोकर जो बराबर मात्रा में उसको आटे की तरह मांड लें और उसको प्लेट पे रख के पानी में डुबो दें। ये आप नियत समय पे और नियत जगह पे ही करेंगे, जिससे कि मछलियों को पता चल जाए कि आपको मछलियों को खाना कहाँ उपलब्ध होता है। इसके साथ साथ आपको मछलियों के तालाब में प्रति माह कम से कम एक बार जो है जाल चला के आपको मछलियों की वृद्धि एवं रोगों इत्यादि की जानकारी लेनी पड़ेगी। किसान भाइयों, अगर आपको अपने मछली पालन के तालाब से भरपूर उत्पादन लेना है तो उसके लिए आपको समय समय पर उर्वरक का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें आपको 200 किलोग्राम यूरिया, 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 40 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इसमें 10 टन गोबर, कच्चा गोबर भी डालना होगा। इन सब उर्वरकों की मात्रा को 10 समान भागों में प्रति माह आपके तालाब में डालना चाहिए, जिससे कि आपके तालाब में जो प्राकृतिक रूप से खाद्य आहार है, मछलियों का आहार है, उसका उत्पादन भरपूर होगा और मछलियों की वृद्धि अच्छी होगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।